विपुल सर, क्या आप जुड़ गए हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। आ रही है आपकी आवाज़। तो मैं स्क्रीन शेयर शुरू करता हूँ, है ना? हाँ सर। Screen is visible. यस सर। तो शुरू करते हैं। जी सर। ओके। तो पहले फर्स्ट जो अभी पिछला लेक्चर हुआ उसमें हमने क्या देखा कि अगर x कोई मेट्रिक स्पेस है और f a इसके अंदर कोई कॉम्पैक्ट सेट है, a in x is compact, then a is closed। ये बात ऑब्जर्व करें। दूसरी बात ऑब्जर्व करें कि अगर x कॉम्पैक्ट है, f इसका f is closed in x, then f is compact। थर्ड हमने देखा कि अगर x कॉम्पैक्ट है then x is bounded। और हमने ये ऑब्जर्व किया, एनी प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमने ये ऑब्जर्व किया कि R के अंदर जो भी कॉम्पैक्ट है, सो ये ऑब्जर्व किया कि A in R is compact if and only if A is closed and bounded in R, closed and bounded in R। तो इससे हम एक सिंपल सा एप्लीकेशन देखते हैं, और ये जो रिजल्ट है ये एनालिसिस के कोर्स में ज़रूर प्रूव किया गया होगा। तो लेट f from x to r be a continuous map if x is compact, if x is compact, then f attains its bound। ये रिजल्ट जरूर
क्लोज इंटरवल के लिए प्रूव किया गया होगा रियल एनालिसिस का कोर्स में कि अगर एफ क्लोज इंटरवल ए बी टू आर हम कोई भी कॉन्टिन्यूस मैप ले लें तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली ये कॉम्पैक्टनेस है जिसकी वजह से ये बात निकल के आती है। तो what are given with us that f is any continuous map and if x is compact metric space then f attains its bound का मतलब है कि एक लीस्ट अपर बाउंड मिलना चाहिए such that f alpha is least upper bound और एक बीटा मिलना चाहिए such that f beta is greatest lower bound. So since x is compact, so this will mean that fx in R is compact क्योंकि हमने प्रूव किया है continuous image of compact set is compact। इसका मतलब है कि अगर x कॉम्पैक्ट है तो इसकी इमेज R के अंदर कॉम्पैक्ट होगी। लेकिन अभी हमने प्रूव किया कि R के अंदर कॉम्पैक्ट सेट वही हैं जो कि क्लोज एंड बाउंडेड। तो इसका मतलब क्या है? सो इट विल मीन दैट fx is closed and bounded in R. So in particular, if it is bounded, so fx is bounded set in R by completion of R। completion का मतलब ये है कि अगर क्योंकि x नॉन एम्प्टी सेट हम लेके चल रहे हैं तो fx भी नॉन एम्प्टी सेट होगा और अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट का अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर इसका लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। सो बाय completeness of R, least upper bound of fx, suppose it is L, this exists in R, and greatest lower bound of fx, suppose it is M, both exist in R. Since fx is bounded and fx is non-empty set, so least upper bound and greatest lower bound of image set exists in R. Now since fx is closed, क्योंकि fx close है तो इसका मतलब ये है कि ये L और M कहीं और नहीं जाने वाले, ये fx के ही मेंबर होंगे। इसका मतलब है कि एक आपको अल्फा मिलेगा x के अंदर such that f alpha is L. Similarly, we have some beta in x such that f beta is M. इसका मतलब ये है because it is compact, so image set is compact in R, and if it is compact in R, so it is closed and bounded, and since it is bounded, so by completeness property L and M exist. Since it is closed, L and M belongs to fx. It means that there exists alpha in x such that f alpha is L and beta in x such that f beta is M. So it is property of compactness. So another thing, suppose x and y are two metric space and f be a bijective and continuous map। तो x और y दो मैट्रिक स्पेस हैं और f एक ऐसा मैप है जो कि बाइजेक्टिव है और कॉन्टिन्यूस है। सो इफ x is compact, then the inverse map
from y to x is continuous. तो स्टेटमेंट ये है कि x और y दो मैट्रिक स्पेस हैं, f एक बाइजेक्टिव मैप है so that its inverse map exists and it is continuous also. If x is compact, then inverse map from y to x is also continuous. तो हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है कि अभी थोड़ी देर के लिए g को हम मान लें f इनवर्स. सपोज g इज f इनवर्स, तो g की कॉन्टिन्यूटी हमको शो करनी है. सो दिस इज y and this is x. This map is g and g is nothing but f inverse. तो अब continuity में हमने ये प्रूव किया होगा कि a map is continuous if and only if every close inverse image of every closed set is also closed. तो ये हमने प्रूव किया होगा जरूर, तो continuity कर रहे होंगे that G is continuous if inverse image of closed set is closed in Y. Is closed in Y. तो F हम क्या लें? एक closed set ले लें. So let F in X be a closed set in X. तो हमें शो क्या करना है? To show what we have to show? We have to show that inverse image of F in Y is closed. ये बात हमको शो करनी है. अब G inverse F देखते हैं. What is G inverse F? G inverse F. But what is G? It is F inverse. So it is F inverse F. But F inverse is F. So it is FF. अब FF जाएगा कहाँ? X or Y, and F was mapping in from X to Y. Where is F? F is subset of X. Where is FF? FF is subset of Y. This is FF. Okay. What is F? F is closed set. F in X is closed plus X is compact. और अभी प्रूव किया है कि कॉम्पैक्ट सेट में सारे क्लोज सेट ये भी कॉम्पैक्ट होते हैं. तो इसका मतलब है कि F in X is compact. अब अगर F in X कॉम्पैक्ट है तो फिर इसकी इमेज जो है, इसकी जो इमेज है ये Y में भी कॉम्पैक्ट होगी. क्लियर? F X में क्लोज दिया हुआ है, X कॉम्पैक्ट है. कॉम्पैक्ट स्पेस के अंदर सारे क्लोज सेट कॉम्पैक्ट होते हैं, तो F X के अंदर कॉम्पैक्ट है. अब क्योंकि F X में कॉम्पैक्ट है तो इसकी इमेज जो है वो Y में कॉम्पैक्ट होगी. और अभी प्रूव किया है कि किसी भी मैट्रिक स्पेस के अंदर कोई भी कॉम्पैक्ट सेट क्लोज होगा. सो F इज क्लोज्ड इन Y. और यही तो हमको प्रूव करना था. FF is nothing but G inverse F. So we prove that if F is closed in X, then FF, which is nothing but G inverse F, is closed in Y. So it means that G, which is nothing but F inverse, is continuous. तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमने कॉम्पैक्टनेस को बहुत इस्तेमाल किया इस बात को प्रूव करने पे.
तो अब सवाल ये है कि ऐसा एग्जाम्पल मिलना चाहिए जिसके लिए कि अगर हम x को कॉम्पैक्ट ना लें तो ये बात गड़बड़ा जाए। तो हम आइडेंटिटी मैप चूज करते हैं। सपोज I is identity map, I is identity map, लेकिन बाईं तरफ जो हम मैट्रिक स्पेस ले रहे हैं, आइडेंटिटी मैप एज अ सेट हम ले रहे हैं, लेकिन मैट्रिक स्पेस बदल दे रहे हैं। ये जो मैट्रिक स्पेस है, दिस इज डिस्क्रीट मैट्रिक, और ये जो मैट्रिक है ये है यूजुअल मैट्रिक, और मैप आइडेंटिटी है। सेट दोनों के सेम है, लेकिन बाईं तरफ वाली मैट्रिक डिस्क्रीट मैट्रिक है और दाईं तरफ वाली मैट्रिक जो है वो यूजुअल मैट्रिक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये कॉम्पैक्ट है? तो फर्स्ट लेक्चर में ही हमने देखा था कि डिस्क्रीट मैट्रिक कॉम्पैक्ट तभी और तब होगी जब x जो है वो फाइनाइट सेट हो, और रियल नंबर तो इनफाइनाइट सेट है, सो इट कैन नॉट बी कॉम्पैक्ट। दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट, दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट। अब I जो है बाइजेक्टिव है, क्योंकि आइडेंटिटी मैप बाइजेक्टिव होता है। I इज बाइजेक्टिव। I इज कॉन्टिन्यूअस। क्यों कॉन्टिन्यूअस है? क्योंकि डिस्क्रीट I इज कॉन्टिन्यूअस। Why I इज कॉन्टिन्यूअस? क्योंकि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है, तो फिर सारे ही R के सारे सबसेट ही ओपन होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम कोई भी इनवर्स इमेज ले लें, सपोज A इन R और I इनवर्स A इज A, यहाँ पे डिस्क्रीट मैट्रिक है, यहाँ पे यूजुअल मैट्रिक है। हमने यहाँ कोई भी ओपन सेट लिया, इसको जब हमने वापस आइडेंटिटी मैप से खींचा तो फिर ये A मिला, बिकॉज I इनवर्स इज A, I इनवर्स A इज A। अब डिस्क्रीट मैट्रिक की खासियत ये है कि यहाँ पे तो सारे ही सेट ओपन है, तो इसका मतलब है इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट, व्हिच मींस दैट I इज कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अब इसका इनवर्स इमेज लें। इनवर्स इमेज लेने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ लें, I इनवर्स फ्रॉम R with usual metric space to R with discrete metric space। अब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट में हमने एक लिया सिंगल्टन x, और इसको वापस जब हमने खींचा I इनवर्स सिंगल्टन x, तो ये मिल गया सिंगल्टन x। सिंगल्टन x डिस्क्रीट में तो ओपन है, लेकिन सिंगल्टन x यूजुअल मैट्रिक स्पेस पे ओपन नहीं है। So inverse image of open set is not open. It means that I inverse, which is nothing but I, is not continuous। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये कॉम्पैक्टनेस को फेल कर रहा है। So compactness is essential in this proposition. Compactness is essential in this proposition. F from x to y be bijective and continuous and x is compact। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम कॉम्पैक्टनेस को लूज कर दें तो फिर ये जरूरी नहीं है कि इनवर्स मैप कॉन्टिन्यूस हो जाए, बिकॉज कॉन्टिन्यूटी डिपेंड्स ऑन मैट्रिक, वट एवर मैट्रिक इज गिवन। तो अब यहाँ पे हम क्या एक डिफिनीशन दे रहे हैं। तो मान लें कि x और y दो मैट्रिक स्पेस हैं, सो a bijective map f from x to a bijective continuous map
bijective and continuous. So a bijective continuous map from X to Y is called a homeomorphism. A homeomorphism if F inverse from Y to X is also continuous. और अगर कोई होम्योमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है, if a homeomorphism exists, then we say that X and Y are homeomorphic. तो होम्योमॉर्फिक कहने का मतलब यह है कि बोथ आर सेम इन सम सेंस. इन सम सेंस का मतलब यह है एज अ टोपोलॉजिकल स्पेस. सो होम्योमॉर्फिज्म मींस सेम एज टोपोलॉजिकल स्पेस. एज मेट्रिक स्पेस के लिए आप लोगों ने आइसोमेट्री पढ़ी होगी. सो एक्स एंड वाई के बीच में एक होम्योमॉर्फिज्म है, तो हम कहते हैं कि ये होम्योमॉर्फिक स्पेस है. तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो प्रोपोजिशन है वो ये कह रहा है कि अगर x और y के बीच में बाइजेक्टिव कॉन्टिन्यूस मैप है और x कॉम्पैक्ट है, तो x और y आपस में होम्योमॉर्फिक स्पेस है, राइट? क्योंकि अगर x कॉम्पैक्ट है तो f इनवर्स भी कॉन्टिन्यूस होगा, एंड बाय दिस डेफिनेशन इट इज होम्योमॉर्फिक. Now, I think this point is clear. So now we proceed to something different, which is known as Bolzano-Weierstrass property of metric space. Bolzano-Weierstrass property. So definition. So what is definition? A metric space X is set to satisfy Bolzano-Weierstrass property, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम BVW बोलेंगे. BVW. So a metric space X is set to satisfy Bolzano-Weierstrass property if every infinite set in X has a limit point in X. तो क्या मतलब है इसका? किसी हम कहेंगे कि कोई मैट्रिक स्पेस बोल्जानो-वेierstrass प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है अगर x का कोई भी इनफाइनाइट सबसेट ले लें, यानी ऐसा सबसेट जिसमें इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट हैं, तो फिर इस इनफाइनाइट सबसेट का एक लिमिट पॉइंट x में एग्जिस्ट करना चाहिए. ये बोल्जानो-वेierstrass प्रॉपर्टी. सो नाउ we will prove that if X is compact, then it satisfies Bolzano-Weierstrass property. So proposition is that if X is a compact metric space, और ये बोल्जानो-वेierstrass प्रॉपर्टी जो है ये रियल नंबर से ही हमने लिया. एवरी इनफाइनाइट सेट बोल्जानो-वेierstrass प्रॉपर्टी वहाँ प्रूव करते हैं रियल एलिमेंट्री रियल एनालिसिस के कोर्स में. So we have taken from that. So X is set to satisfy Bolzano-Weierstrass property if every infinite set in X has a limit point in X. So if X is compact metric space, then X satisfies Bolzano-Weierstrass
property. If X is compact metric space, X is compact metric space, then X satisfies Bolzano-Weierstrass property. तो हमें क्या प्रूव करना होगा? ये प्रूव करना होगा कि हम कोई भी मैट्रिक स्पेस ले लें, कॉम्पैक्ट इनफाइनाइट सेट ले लें, तो इसका एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है. तो इसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं. प्रूफ इज बाय कंट्राडिक्शन. प्रूफ इज बाय कंट्राडिक्शन. कंट्राडिक्शन का मतलब क्या है कि ऑन कॉन्ट्रेरी हम मान लें, ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज दैट देयर एग्जिस्ट an infinite set, उसको हम T मान लें, an infinite set T in X which has no limit point, which has no limit point in X. तो हमने कंट्राडिक्शन का स्टेटमेंट क्या माना कि कोई एक इनफाइनाइट सेट है टी एक्स के अंदर जिसका कि एक्स में लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है. तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ टी, दैट इज एम्प्टी सेट. तो अगर किसी सेट का लिमिट पॉइंट का सेट एम्प्टी है तो इसका मतलब क्या होता है कि T जो है वो एक क्लोज्ड है. T इज क्लोज्ड इन X, राइट. अगर किसी सेट का लिमिट पॉइंट्स का सेट जो है वो एम्प्टी सेट है, देन T इज क्लोज सेट. बट X इज कॉम्पैक्ट एंड T इज क्लोज्ड, देन बाय अबव प्रॉपर्टी X is compact, T is closed. So this means that T is also compact. Compact के अंदर closed set भी compact है, तो T compact हो गया. अच्छा, so T is compact. Now take any T in capital T. अब क्योंकि इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, सिंस इट हैज नो लिमिट पॉइंट, इसका मतलब क्या है? अगर लिमिट पॉइंट होता तो इसकी डेफिनेशन ये होती कि टी के अराउंड कोई भी आप ओपन बॉल लीजिए तो फिर वो टी के अलावा एक अदर पॉइंट कंटेन करता. तो क्योंकि टी कैपिटल टी के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि एक ओपन बॉल है, देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल अराउंड टी, ओपन बॉल अराउंड टी ऑफ सम रेडियस, सपोज इट इज आर टी, सच दैट जब हम इस ओपन बॉल का इंटरसेक्शन कैपिटल टी से लें तो फिर हमको केवल एक ही पॉइंट मिले, स्मॉल टी. क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई लिमिट पॉइंट है तो उसके अराउंड कोई भी बॉल लें तो फिर पंक्चर्ड बॉल यानी टी के अलावा एक और पॉइंट मिलता है. लेकिन क्योंकि लिमिट पॉइंट नहीं है तो फिर इस टी के अराउंड एक ओपन बॉल मिलेगी आर टी रेडियस की, कि अगर हम इस ओपन बॉल का इंटरसेक्शन कैपिटल टी से लें तो केवल जो है स्मॉल टी ही मिलेगा. अच्छा, अब हम टी को वेरी करा दें, इस टी को कैपिटल टी में वेरी करा दें, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम और इस तरीके की बहुत सारी ओपन बॉल मिल जाएंगी. तो इसका मतलब ये है कि ये जो ओपन बॉल्स हमको मिल रही हैं इस टाइप की, इनका हम अगर कलेक्शन ले लें और फिर इनका हम यूनियन ले लें, क्योंकि हम टी को पूरे टी में वेरी करा रहे हैं, तो इसका मतलब है हमको
पूरा पूरा टी मिल जाएगा। तो ओपन बॉल्स, सॉरी, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो टी इज कंटेन्ड इन, इक्वलिटी की कोई जरूरत नहीं। सो टी इज contained in union of all open balls around T with radius RT because we are varying T। हर T के अराउंड हम ओपन बॉल बनाते जा रहे हैं ऐसी जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये ओपन बॉल्स जो हैं T का ओपन कवर है। अब क्योंकि T कॉम्पैक्ट है, T कॉम्पैक्ट है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास हर ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिलेगा। तो इसका मतलब है कि BT1 विद रेडियस RT1, BT2 विद रेडियस RT2, BTK विद रेडियस RTK, और जब हम इनका यूनियन लेंगे तब भी T इसके अंदर कंटेंट रहेगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ओपन बॉल में T का केवल एक ही पॉइंट है, विच इज नेमली स्मॉल t1। इस ओपन बॉल में T का केवल एक ही पॉइंट है, विच इज स्मॉल t2। इस ओपन बॉल में T का केवल एक ही पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि T इज नथिंग बट T1, T2, Tk, so which means that T is finite set। लेकिन हमने T लिया क्या था? T was infinite set, so which is contradiction? This is contradiction. This is a contradiction, and contradiction comes because we assume a contrary statement that there exists some T which does not contain a limit point. So it means that every infinite set in compact space, it has a limit point in X। तो हमने क्या प्रूव किया? that compactness implies Bolzano-Weierstrass property। हमने क्या प्रूव किया? compactness implies Bolzano-Weierstrass property। Now we prove something different। So definition of sequentially compact metric space। Sequentially compact metric space। So a metric space X is called a sequentially compact metric space if every sequence in X has a convergent subsequence। तो किसी मैट्रिक स्पेस को हम सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट कहेंगे अगर हम उस मैट्रिक स्पेस में कोई सीक्वेंस ले लें। सपोज इट इज सीक्वेंस इन X, then it has some convergent subsequence such that Xn converges to X in X। हर सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होना चाहिए। अगर ऐसा सेटिस्फाई करने वाला कोई मैट्रिक स्पेस है तो हम बोलेंगे कि X जो है सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट है। नाउ वी प्रूव दैट एवरी सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट, अभी हमने क्या प्रूव किया कि हर कॉम्पैक्ट बोल्जानो-वेierstrass प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब हम प्रूव करेंगे कि अगर कोई मैट्रिक स्पेस
बोल्जानो-वेरस्ट्रास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, then it is sequentially compact. So now we will prove that Bolzano-Weierstrass property imply sequentially compactness. कहने का मतलब यह है कि मान लें, so suppose a metric space X satisfies Bolzano-Weierstrass प्रॉपर्टी. बोल्जानो-वेरस्ट्रास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि हर इनफाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट x में एग्जिस्ट करता है, और हमको प्रूव क्या करना है, इट इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, यानी कि कोई भी सीक्वेंस लें तो इसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगी. सो लेट xn be a sequence in x. तो हमको शो क्या करना है, we have to provide a convergent subsequence of xn, a convergent subsequence of xn. तो xn कोई भी सीक्वेंस है x के अंदर. Now suppose A denote the set of term subsequence. I think this term will be clear to everyone. इसका मतलब क्या है, जैसे कि इसको थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करते हैं. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि एक हम सीक्वेंस लेते हैं 1 -1 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन. सो ये सीक्वेंस एक रियल नंबर की सीक्वेंस है, सपोज 1 -1 1 -1 1 -1. लेकिन जब हम कहते हैं कि इसके टर्म सब सीक्वेंस का सेट, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर केवल दो ही एलिमेंट है. तो एक क्या है, 1 और -1. तो सीक्वेंस तो इनफाइनाइट है जिसमें टर्म 1 -1 1 -1 1 -1 है, लेकिन जब हम बोलते हैं सेट ऑफ टर्म सब सीक्वेंस, तो ये केवल दो ही एलिमेंट का सेट है, 1 एंड -1. तो इस सेंस में हम बात कर रहे हैं क्या, कि xn हमने सीक्वेंस लिया और मान लिया कि A जो है वो इस सीक्वेंस के टर्म के सेट को डिनोट कर रहा है. अब दो बात हो सकती है, क्या क्या बात हो सकती है. पहला केस हो सकता है that A is finite, एंड दूसरा केस हो सकता है A is infinite. दो बात हो सकती है कि X एक फाइनाइट सेट हो सकता है, जैसे यहाँ पर है, सीक्वेंस तो इनफाइनाइट है लेकिन इसके सेट ऑफ टर्म फाइनाइट सेट है. तो A अगर फाइनाइट सेट है, सपोज वी आर हैविंग दिस केस, सपोज A is finite, यानी सेट ऑफ टर्म्स और सीक्वेंस फाइनाइट है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस तो इनफाइनाइट है लेकिन सेट ऑफ टर्म फाइनाइट है. इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक एलिमेंट है xn में से फ्रॉम A, कोई ना कोई एक एलिमेंट है x फ्रॉम A जो बार बार रिपीट कर रहा है सीक्वेंस के अंदर. सेट ऑफ टर्म फाइनाइट है लेकिन सीक्वेंस इनफाइनाइट है. इसका मतलब है कि कोई ना कोई x है A के अंदर which repeats infinitely many times, which repeats infinitely many times in
द सीक्वेंस xn, ए के अंदर कोई x जरूर है जो कि सीक्वेंस के अंदर बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करें, हम उसी सब सीक्वेंस को ले लें जो टर्म बार बार रिपीट कर रहा है, x x x x, we will get this subsequence, we will get the subsequence xn। जैसे चौथा टर्म x आ रहा है, उसके बाद 10वां टर्म भी x आ रहा है, फिर 15वां टर्म भी x आ रहा है, 18वां टर्म x आ रहा है, 32वां टर्म x आ रहा है। इन सबको इकट्ठा कर लें, ये एक सीक्वेंस मिल जाएगी which is constant sequence, and we know that constant subsequence converges to the point itself। तो पहला केस तो बहुत आसानी से हो गया कि अगर a जो कि सेट ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है, ये फाइनाइट है, तो इसमें कोई ना कोई टर्म इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट कर रहा है, उसी सब सीक्वेंस को चलें, that will be constant subsequence and that will converge to the point x itself। So case number 2, what is case number 2? Suppose a is infinite and no term in a repeats infinitely many times। मान लें कि a इनफाइनाइट सेट है और अगर इसमें कोई टर्म बार बार रिपीट कर रहा है तो फिर कांस्टेंट सीक्वेंस मिल जाएगी। तब हम मान लेते हैं कि a जो है इनफाइनाइट सेट है और इसका कोई भी एलिमेंट सीक्वेंस में इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट नहीं कर रहा है, ये हम मान लेते हैं। नाउ तो a कहाँ पर है, a जो है x का सबसेट है और साथ ही साथ a इनफाइनाइट भी है। और x हमने कैसा लिया है, x हमने लिया है कि ये बोल्जानो-वरस्ट्रास प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बोल्जानो-वरस्ट्रास प्रॉपर्टीज है, बाय बोल्जानो-वरस्ट्रास प्रॉपर्टी, because x satisfies Bolzano-Weierstrass property and a is infinite set in x, so by Bolzano-Weierstrass property a has a limit point, suppose it is x, limit point x in x। तो a का एक लिमिट पॉइंट x में एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब क्योंकि x जो है वो लिमिट पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इस x के अराउंड कोई भी रेडियस की ओपन बॉल बनाएं और उसको a से इंटरसेक्ट करें। अभी यहाँ पे रेडियस हम लिखेंगे, x के अराउंड कोई भी रेडियस की ओपन बॉल बनाएं और उसको a से इंटरसेक्ट करें, then this will contain a point other than x। तो अब सभी रेडियस के लिए है, तो इन पर्टिकुलर हम कौन सी रेडियस ले लें, 1 ले लें। x के अराउंड 1 रेडियस की बॉल को a से इंटरसेक्ट करने पर x के अलावा एक पॉइंट मिलता है और इस पॉइंट का नाम हम क्या ले लें, लेट इट बी xn1 such that xn1 is not equal to x because it is other than x in bx1 intersection with a। मान लिया वो जो पॉइंट है वो हमको मिल गया xn1। अब हम क्या करें, अब क्योंकि सभी रेडियस के साथ है तो अब हम हाफ रेडियस ले लें, फिर इसको a से इंटरसेक्ट करें और अब हम एक ऐसा पॉइंट चूज करें xn2 इसके अंदर, सच दैट
x into is different from x and so on. सो ऑन कहने का मतलब है इंडक्टिव प्रोसेस लगाएं और हर एक स्टेप के अंदर 1/k रेडियस की ओपन बॉल लें, उसको ए से इंटरसेक्ट करें, x के अलावा जो पॉइंट मिले उसका नाम हम x n के ले लें। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, 1 रेडियस में xn1, हाफ रेडियस में xn2, इन पर्टिकुलर 1/kth रेडियस में xnk, और ये सब हमको a में से मिलना है। और a क्या है, a इज नथिंग बट द सेट ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस का ही टर्म है। इसका मतलब है कि हमको क्या मिल जाएगा, एक सब सीक्वेंस मिल जाएगी, इट इज अ सब सीक्वेंस of the sequence xn and now it is easy, अभी आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं। now one can check that this, क्योंकि हम रेडियस लगातार घटाते जा रहे हैं x के अराउंड, this sequence actually converges to x. This is exercise for you that prove that this subsequence converges to x. तो हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया कि हर सीक्वेंस का एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। इसका मतलब है कि अभी हम क्या प्रूव कर चुके हैं, दो बात प्रूव कर चुके हैं, कॉम्पैक्टनेस इम्प्लाइज बोलजानो, बोलजानो इम्प्लाइज सीक्वेंशियली। और आगे के लेक्चर में हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि जो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है वो एक्चुअल में इन सब के इक्विवेलेंट है, सब बराबर हैं आपस में। अभी तक हम क्या प्रूव कर रहे हैं, कॉम्पैक्टनेस इम्प्लाइज बोलजानो वेरस्ट्रास, बोलजानो वेरस्ट्रास मीन्स सीक्वेंशियली कॉम्पैक्टनेस। और नेक्स्ट जो हम लेक्चर आएंगे उसमें हम ये प्रूव करेंगे कि सब कुछ आपस में बराबर, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्टनेस जो है वो एक्चुअली में कॉम्पैक्टनेस के इक्विवेलेंट। इसका मतलब है कि मैट्रिक स्पेस में हम ये प्रूव कर देंगे कि कॉम्पैक्ट होना, बोलजानो वेरस्ट्रास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होना, ये सब बराबर है। लेकिन टोपोलॉजिकल स्पेस में अलग अलग है। टोपोलॉजिकल स्पेस जब पढ़ाया जाएगा, ज़्यादा लेक्चर नहीं है, एज ए टोपोलॉजिकल स्पेस they are different, but as a metric space all three properties are same. So I think I must finish because one proposition is something large proposition जो आज खत्म नहीं होगा। तो अभी जो 4 मिनट या 3 मिनट बचा है, इसमें अगर किसी के कुछ क्वेश्चन हो तो वो हम ले सकते हैं। लक्ष्मीकांत जी सर, क्वेश्चन है? अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखे। We have 3 minutes. शुभम जायसवाल कुछ लिख रहे हैं। विपुल जी, एक दो सवाल अगर आप भी इसमें डाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा, और कि बच्चे एक्सरसाइज के तौर पर जो है उसको करें। अच्छा, मैं एक इनको टास्क दे रहा हूँ। जी बिल्कुल। टास्क ये है कि अभी हमने प्रूव किया ऊपर कि अगर f जो है कॉन्टिन्यूअस मैप है, कॉन्टिन्यूअस मैप है और प्लस x कॉम्पैक्ट है, तो हमने प्रूव किया कि f जो है बाउंडेड है। ये प्रूव किया था ऊपर, f attains its bound which in particular mean that f is bounded। ये हमने प्रूव किया था, we proved above, we proved above। तो अब इसका उल्टा सही है क्या, व्हाट इज कन्वर्स? तो कन्वर्स में मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और पार्टिसिपेंट इसको प्रूव करें, और प्रूव करके जो आपका जीमेल है उस पर कोशिश करिए भेजने की। तो इसका उल्टा ये सही है, इसका उल्टा ये सही है, इफ every
real valued continuous map f from x to r is bounded then if every then x is compact. ये सही। तो ये स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश करें। ऊपर हमने प्रूव किया था कि अगर x कॉम्पैक्ट है और f कॉन्टिन्यूअस मैप है तो f बाउंडेड है, और उल्टा ये है कि अगर सारे ही रियल वैल्यूड मेट्रिक स्पेस है कि सारे ही रियल वैल्यूड मैप x से r में जो हैं वो अगर बाउंडेड हैं तो x को कॉम्पैक्ट होना पड़ेगा। ये प्रूव दिस इज टास्क। हाँ सर। जी सर। हाँ लक्ष्मीकांत, कोई क्वेश्चन? हाँ सर, क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, इन द थ्योरम ऑफ image of a compact set under continuous map is compact, you consider onto of f. Is onto necessary? Can I prove without considering onto? ये है शुभम जायसवाल का क्वेश्चन। अच्छा, अगर ऑन टू ना लें तो क्या होगा ये बात? जी सर। ठीक है, तो एक मैप मेरा अगर ये टैप टर्न ऑफ हो जाए बिकॉज बैटरी इज ड्रोनिंग। यहाँ पे जो दिखा रहा है दैट इज, तो इसका क्वेश्चन का मैं कल वाले में देता हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है ये चला जाएगा नीचे, एकदम ग्रीन सिग्नल हो गया इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका ये ऑन टू की जरूरत है, मैं आसान एग्जांपल है मैं दे दूंगा, 2-3 मिनट मुझे लग रहा है बंद होंगे। I will provide in next lecture this example why onto is necessary. ओके सर। तो ठीक है सर, आज के लिए बस इतना ही। Okay. तो राम जी, जी सर, तो हम लोग बंद मीटिंग करते हैं, मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। संसार